नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। संसद का सत्र इन दिनों चल रहा है। मुख्य चर्चा संविधान पर हो रही है और पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से बहस और मुबाहसों का दौर चल रहा है, इस बीच यदि कोई एक पार्टी या नेता कहें वो घिरता हुआ कोई नजर आ रहा है तो वो नेता के तौर पर राहुल गांधी हो सकते हैं, आप मान सकते हैं। और पार्टी के तौर पर कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी इस समय होती दिख रही है। वो एक कहावत हम लोगों ने बचपन में सुनी होगी कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीट हासिल करने के बाद जो कांग्रेस को एक सफलता के ग्राफ में ऊपर चढ़ता हुआ कांग्रेस दिख रही थी, तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व ने अपने को बेशक 20 साल बाद, 2 दशक बाद ही सही, लेकिन स्थापित करना अब शुरू कर दिया है। बहुत उसको लेके उत्साह और खुशियां मनाई गई कि मोदी कमजोर हो गए हैं, कांग्रेस का ग्राफ अब नीचे गिरने का नाम नहीं लेगा। ये कहा भी गया कि अब आगे के सारे चुनाव कांग्रेस के लिए हैं, भाजपा का अब डाउनफॉल शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये धारणा बस 2 चुनाव, हरियाणा विधानसभा के चुनाव और अभी ताजा जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं, उनके नतीजों ने इस पूरी धारणा को पलट के रख दिया। जो कांग्रेस आज 4 जून के बाद से एकदम से आक्रामक और फ्रंट फुट पर दिख रही थी, वो अचानक से आप देखिए कि अब बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। इसमें सिर्फ भाजपा या केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टियों के हमले का आप उसका कारण ना माने। इंडिया गठबंधन के अंदर इस समय जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष की दास्तान बड़ी लंबी जा रही है, बड़ी रोचक भी होती दिख रही है। खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरह से शरद पवार के एनसीपी कैंप ने उद्धव ठाकरे की ओर से शुरुआती हमले हुए कि चुनाव मैनेजमेंट को लेकर कांग्रेस की आलोचना की गई, उसके तत्काल बाद अभी ये दौर चल ही रहा था कि इसके थोड़े ही दिन के बाद जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, अमेरिका की कोर्ट की ओर से अडानी पर एक रिपोर्ट आई। उसको फिर हथियार के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में उठाने का फैसला किया और उठाया भी। अडानी पर बहुत शोर मचने के बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से सबसे पहले इंडिया गठबंधन के अंदर ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से आवाज उठी कि अडानी का मुद्दा जरूरी इतना नहीं है, कांग्रेस इसको खामखा खींच रही है। उधर तृणमूल की आवाज उठी नहीं कि इधर अखिलेश ने भी उसको इको किया, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, जिसने कि उपचुनाव में कांग्रेस को एक तरह से दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंका। 9 सीट में यूपी पे उपचुनाव हुए, कांग्रेस को किसी सीट पर लड़ने का मौका नहीं मिला और कहा यह गया कि भाई हम समाजवादी पार्टी का पूरा साथ देंगे। खैर, अडानी के मुद्दे की हवा निकाली तृणमूल और अखिलेश ने। अभी यह दौर चल ही रहा था कि बीच में संविधान पर चर्चा, संविधान के 75वें मतलब संविधान अंगीकरण के 75वें वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में संसद में इस पर चर्चा रखी गई। संविधान बदलने का जो एक नैरेटिव इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में के बीच में उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हुई, उसमें एक हद तक मैं कहूंगा कि कामयाबी भी मिली। आरक्षण खत्म करना चाहती है मोदी सरकार और संविधान बदलना चाहती है। इस 2 मूल मुद्दे पर, इन दोनों नैरेटिव पर चुनाव को, प्रचार को आगे खींचा गया और इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं कि एक हद तक ये नैरेटिव जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हुआ और आप कह सकते हैं कि जो चुनावी नुकसान झेलना पड़ा एनडीए को, उसके पीछे इन मुद्दों का कहीं ना कहीं हाथ था। इसलिए जैसे ही
अभी संसद सत्र में संविधान पर चर्चा की बात छिड़ी तो भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत तेजी से, बहुत कायदे से लपका, और ये दिखाता है कि किस तरह से एक तैयारी के साथ यदि किसी चीज को सामने लेकर आया जाए तो जो मुद्दा उठाने वाला है वही बैकफुट पे आज नजर आ रहा है। संविधान पर चर्चा, कांग्रेस की बातें खिल गई थी कि भाई संविधान पर चर्चा होगी, संविधान बदलने का जो एक नैरेटिव वो चला रही है कांग्रेस, राहुल गांधी, तो उनको लगा कि अब सरकार की पूरी घेराबंदी की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा में जिस तरह से इस 2 दिन की चर्चा के बाद अंत में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी संविधान को लेकर कि संविधान को तार तार करने, उसके सिद्धांतों, बाबा साहब की विचारों की धज्जियां उड़ाने में कांग्रेस ने किस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आजादी के बाद से, मानो इतना ही कम था। राज्यसभा में इस चर्चा को जब लाया गया तो वहां कल निर्मला सीतारमण और सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के इन दोनों वक्ताओं ने, नेताओं ने कांग्रेस की जैसी मजम्मत की, जैसा निशाने पे खासकर सुधांशु त्रिवेदी का वक्तव्य काफी प्रभावशाली मैं मानूंगा। और ये इसलिए कि पहले खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि मनुस्मृति के विचारों और सिद्धांतों को भाजपा थोपना चाहती है संविधान पर। उसका जवाब जिस अंदाज में सुधांशु त्रिवेदी ने दिया कि मनुस्मृति नहीं बल्कि कांग्रेस तो सरिया या मौलवियों का वो संविधान लागू करने की कोशिश कर रही थी या कर चुकी विगत में। इसके लिए उन्होंने वक्फ कानून, पूजा स्थल कानून, 3 तलाक, हलाला, 4 पत्नी रखने की छूट, हज सब्सिडी, तमाम मुद्दे वो गिनाए, बाल विवाह जो मुस्लिम समाज में आज भी प्रचलन में है, इसमें से ज्यादातर 3 तलाक तो खत्म हो गया है। तो इन मुद्दों को लेकर जिस तरह घेरा, खासकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि पूजा स्थल कानून पहले लेके आई कांग्रेस और उसमें कहा गया कि 1947 से पहले पूजा स्थलों की, जो 1947 तक जो पूजा स्थलों की स्थिति थी वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर वक्फ का कानून लेके आई उसके बाद, और वक्फ के कानून के में ये प्रावधान किया गया कि कोई इसकी समय सीमा नहीं है। वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर दावा करता है, चाहे वो 300 साल पुराना दावा हो या 200 साल पुराने दावे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वक्फ का दावा मान्य होगा। आप देखिए, एक तरफ तो कहने का मतलब, एक तरफ बहुसंख्यकों को, हिंदुओं के दावे को 1947 तक सीमित कर दिया गया, उसके बाद मुस्लिम पक्ष के दावे को वक्फ बोर्ड के माध्यम से असीमित समय सीमा उसकी बढ़ा दी गई। बहरहाल अडानी का मुद्दा जैसे फ्लॉप हुआ और संविधान पर जिस तरह से उल्टे घेराबंदी कांग्रेस की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अभी कल जो नेहरू के पत्रों का उल्लेख हुआ है, संबित पात्रा ने जो आरोप लगाया है कि पुस्तकालय और संग्रहालय से जो नेहरू, एडविना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों के बीच में जो आपसी संवाद हुए थे, इससे जो रिलेटेड पत्र थे, इससे संबंधित पत्र जो संग्रहालय और पुस्तकालय में रखे हुए थे, राष्ट्रीय पुस्तकालय में, उनको चुपके से 2008 में सोनिया गांधी ने अपने घर पे मंगा लिया और तब से वो गायब है। भाजपा ने सवाल किया है कि इन पत्रों में आखिर ऐसा क्या है कि सोनिया उसे छिपाना चाहती है। सोनिया भी निशाने पर है, राहुल गांधी पहले से निशाने पर रहे अडानी मुद्दे पे, और अब जो ताजा इस समय प्रकरण चल रहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। रिंग में सबसे पहले दावा ठोका है तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने एक तरह से ये कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में राहुल गांधी पूरी तरह विफल है, उनमें वो काबिलियत नहीं है। इसके लिए उन्होंने खुद को बारे में कहा है कि मैं न सिर्फ एक प्रदेश को तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चला रही हूं, उसके पहले वो 6 बार सांसद रही, मंत्री रही, केंद्र में कई बार विधायक रही, और अपना जो आंदोलन था वामपंथ के खिलाफ, उस आंदोलन की कोट करते हुए उसकी पृष्ठभूमि में
तृणमूल कांग्रेस और उनकी पार्टी इस दावे को मजबूती से अब यह अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कल अभिषेक बनर्जी ने कहा भी, उनके भतीजे ने, कि ममता दीदी जो है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लायक है, उनको नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें शरद पवार, लालू प्रसाद, इन सब इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का समर्थन किया है। दबी जुबान से बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल भी ममता दीदी के साथ है। अखिलेश यादव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच में थोड़ी सी खटपट आई, माना यह जा रहा है कि उस सुर में अखिलेश भी आगे पीछे सुर मिला सकते हैं। अभी एक दिन पहले उमर अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ईवीएम पे ही कांग्रेस को घेर लिया। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जीतते हो तो ईवीएम ठीक रहता है, आप हारते हो तो ईवीएम हैक कर लिया जाता है। ये क्या तरीका है? अब कल इसी बात को आप देखिए, गौर करिएगा क्रोनोलॉजी, कि उमर अब्दुल्ला ने अचानक से ईवीएम पर सवाल उठाया कि ये कांग्रेस जब भी हारती है तो ईवीएम पे सवाल उठाने लगती है, जीतने के समय चुप्पी साध लेती है। तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। तो ईवीएम, अडानी, दोनों ही जो राहुल गांधी के मुद्दे थे, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम, और अडानी तो खैर उनका शाश्वत मुद्दा है, वो चल रहा है। लेकिन इन दोनों मुद्दों की इस संसद सत्र में जिस तरह से भाजपा की बात मैं नहीं करूंगा, जिस तरह इंडी गठबंधन के साथियों ने ही हवा निकाली है, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है कि क्या कांग्रेस के उठाए मुद्दे भी उनके सहयोगी दलों को मंजूर नहीं है, नेतृत्व भी मंजूर नहीं है, नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अब एक इसमें तीसरा पॉइंट में आखिर में बोलना चाहूंगा कि सोनिया गांधी पर निशाना, नेहरू के पत्रों को छिपाने का आरोप लगाते हुए ये एक निशाना साधा गया। राहुल पूरी तरह से निशाने पे है ही। नई नवेली अभी संसद में प्रवेश पाने वाली गांधी परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका वाड्रा पर कल अचानक से तब बम फोड़ा भाजपा ने जब वो फिलिस्तीन लिखा हुआ थैला लेके, बैग लेके पार्लियामेंट पहुंच गई। बस मानो भाजपा वालों को तो इंतजार था। भाजपा प्रवक्ताओं ने, भाजपा के मीडिया सेल के अनुमित मालविया ने बहुत करारा तंज किया प्रियंका पे। गुलाम मीर उनके नेता हैं। गुलाम मीर के माध्यम से ये कहलवाया गया कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग की नई संस्करण है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना घनघोर अत्याचार हो रहा है, इस पर कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा की जुबान नहीं खुल रही है। और फलस्तीन का मुद्दा इनको इतना दर्द देता है कि ये थैला लेके यहाँ पहुंच गई। ओवैसी से उन्होंने तुलना की कि भाई दर्द एक तो असदुद्दीन ओवैसी को फलस्तीन को लेके हो रहा है और दूसरी प्रियंका वाड्रा है। तो एक हिंदू इशूज से, हिंदुओं के मुद्दों से दूरी बनाने का एक जो मतलब प्रयास है, भाजपा जो कोशिश कर रही है इस नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने की, उसमें एक हद तक कामयाबी होती दिख रही है। और आप ये कह भी सकते हैं कि ऐसा संयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बनाया जा रहा है कि कहीं न कहीं घूम फिर के ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने आप में ही अब चुनौतियों से इंडी गठबंधन के अंदर उसे जूझना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इस संसद सत्र की समाप्ति के बाद मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने जा रहा है। संभवतः यदि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को नेतृत्व न भी मिले तो ये तो निश्चित है इतना कि राहुल गांधी का नेतृत्व इंडी गठबंधन के अंदर ही न सिर्फ कमजोर हुआ है या हो रहा है, और इस बहाने आप कह सकते हैं कि देश के मनोमिजाज, जनता के मनोमिजाज के स्तर पर भी राहुल गांधी जो जून के बाद थोड़ा सा उनका चढ़ता हुआ सूरज दिख रहा था, वो ढलता हुआ अचानक से दिख रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट अभी छपी है, आज या कल में ही आई है रिपोर्ट, वो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसी से मैं अपनी वार्ता खत्म करूंगा, अपनी चर्चा। उसमें महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों विधानसभा चुनाव के लोकसभा नतीजे और विधानसभा नतीजे दोनों को कोरिलेट किया गया है कि एकदम से ये
विपरीत कैसे हुआ कि जून में जो नतीजे आए, हरियाणा में 10 में से आधी सीट रह गई, महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीट सिर्फ मिली। तो इस तरह से जो लोकसभा चुनाव में, जबकि 19 के चुनाव में दोनों ही, हरियाणा में तो सारी सीटें जीत गई थी एनडीए में भाजपा, महाराष्ट्र में भी तगड़ी सफलता मिली थी, लेकिन जो लोकसभा इस 2024 लोकसभा चुनाव में डाउनफॉल हुआ वो आश्चर्यजनक रूप से 3 से 5 महीने के अंदर में फिर वो ग्राफ उठता हुआ दिखाई दिया। विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा पूर्ण बहुमत पहली बार लेके अपने बूते लेके आई, 48 सीट 90 में से, और वहाँ तो ऐतिहासिक 235 सीट 287 विधानसभा सीटों में से लेके आई है एनडीए गठबंधन की पार्टियां। तो सवाल है कि ये अचानक से 5 महीने में कैसे ये परिवर्तन हुआ। सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि महाराष्ट्र में करीब 75,000 लोगों से सर्वे टीम ने बात की, यहाँ हरियाणा में 50,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से। उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमारा निर्णय जो था, हमें लगा कि हमने गलत निर्णय कर लिया और हमने उसमें सुधार किया है। कहने का अर्थ ये हुआ, मकसद ये है कि जो एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा दबाव में दिख रहा था, खासकर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी दबाव में दिख रहे थे, अचानक से वह न सिर्फ दबाव हट गया है बल्कि उल्टे अब कांग्रेस पर चौतरफा, भाजपा या सत्तारूढ़ एनडीए के अलावा विद इन इंडिया गठबंधन उनके सहयोगी दलों की ओर से ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले जारी हैं। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन का अगला नेता क्या ममता बनर्जी बनेंगी या राहुल का नेतृत्व ही चलता रहेगा। इंडिया गठबंधन इस रूप में रहेगा नहीं रहेगा, दिल्ली चुनाव में भी देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रही है। यदि यहाँ दोनों मिल के लड़ती तो एक बार एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता। दिल्ली में कुछ संभावनाएं, जो इस बार अरविंद केजरीवाल काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं, वो संभावनाएं थोड़ी बलवती होती, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग अब लड़ रही हैं और कांग्रेस ने गौर करने वाली बात है कि बहुत अच्छे बड़े बड़े कैंडिडेट, बड़े बड़े नाम उतारे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित जी का पुत्र संदीप दीक्षित मैदान में है। तो चुनाव दिल्ली का भी काफी इंटरेस्टिंग होएगा। कांग्रेस के इस तरह से सक्रिय होकर बहुत दिनों के बाद दिल्ली चुनाव में उतरने का क्या नतीजा होगा, आम आदमी पार्टी का इस पर कितना असर पड़ेगा, उस नतीजे के बाद इंडी गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, अभी बहुत सारे सवाल हैं। अभी हमको देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आप सभी को नमस्कार। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों परिवारजनों से इसको शेयर भी करिएगा। नमस्कार, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे।